बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 1 ऑफ सीसीएनए साइबर ऑपरेशंस। ठीक है, सीसीएनए साइबर ऑप्स का एग्जाम नंबर 2 विच इज साइबर सिक्योरिटी ऑप्स सेकऑप। ओके, ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सेकऑप का 210 255 एग्जाम नंबर का लेक्चर नंबर 1। तो हमने अब तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जो सा है एग्जाम नंबर 1 जो सा है वो पढ़ लिया होगा, आपको समझ आ गई होगी, विच वाज सिक्योरिटी फंडामेंटल 210 250। अब हम 210 255 210 255 पढ़ने लगे हैं, विच इज सेकऑप। जिसका मैंने बताया था पहले, सीसीएनए साइबर ऑप दो एग्जाम में डिवाइडेड है, सिक्योरिटी फंडामेंटल और सिक्योरिटी ऑपरेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिक्योरिटी फंडामेंटल दे दिया है, और अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू प्लीज पास डू दैट एग्जाम एज सून एज पॉसिबल। उर्दू आईटी एकेडमी के ऊपर जो क्विज इंजन पड़ा हुआ है उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो मैं आपको क्विकली क्विज इंजन दिखा दूं। आप में से जो लोग नए हैं उर्दू आईटी एकेडमी के ऊपर, उन लोगों को शायद क्विज इंजन का नहीं पता होगा। उर्दू आई टी अकेडमी .com, और यहाँ पे क्विज क्विज पे क्लिक करेंगे। इसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा और काम कर रहे हैं ताकि इसको एग्जिस्टिंग वेबसाइट के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है, स्टार्ट अ क्विज, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काशिफ ब्ला ब्ला ब्ला। जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं। सीसीएनए साइबर ऑप 3 क्वेश्चन, और आप ये क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। व्हाट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय एन अटैकर रनिंग हु एम आई कमांड शेल। तो आप बताओगे जो भी आपका स्पेसिफिक आंसर है, आंसर द क्वेश्चन, आंसर इज करेक्ट। फिर आप यानी आपको स्ट्रेट अवे क्वेश्चन का आंसर पता चलता रहता है। ठीक है, ये आंसर रॉन्ग हो गया, करेक्ट ऑप्शन वाज विंडोज फील्ड, मूव नेक्स्ट, क्लास बी एड्रेस, आंसर इज राइट। ओके, तो ये आप एट द एंड आपको पता चल जाता है आपका रिजल्ट कैसा है। ठीक हो गया। तो ये क्विज इंजन जो है मैं आप लोगों को स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास काफी सारे एग्जाम इसमें अवेलेबल हैं सीसीएनए साइबर ऑप के अगेंस्ट, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू डू दैट। ओके, तो मूविंग बैक टू साइबर ऑप। और साइबर ऑप के पेपर नंबर जो सेक ऑप है उसके अंदर मोस्टली हमारा जो फोकस होगा वो ऑपरेशंस के ऊपर होगा, मगर उसमें कुछ चीजें जो सी हैं हम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाई गई हैं, और कुछ मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाऊं। तो पार्ट 1 इज मोर अराउंड थ्रेट एनालिटिक्स एंड कंप्यूटर फोरेंसिक्स। उसके बाद नेटवर्क इंट्रूजन की हम लोग बात करेंगे, इंसिडेंट रिस्पांस की, डेटा इवेंट एनालिसिस, इंसिडेंट हैंडलिंग एंड फाइनल प्रिपरेशन। मोस्टली अराउंड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हैं, कंप्लायंस के फ्रेमवर्क्स हैं, और डेटा इवेंट एनालिसिस का स्पेसिफिक आर्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, किधर गए भैया। ओके, आज जो हमने पढ़ना है इज ऑल अबाउट सीआईए ट्रायड। हम लोग बहुत दफा पढ़ चुके हैं, हर एग्जाम के अंदर हर सिक्योरिटी का पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इज अबाउट सीआईए ट्रायड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, एंड डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग थ्रेट एक्टर और अटैक वेक्टर और थ्रेट एनालिटिक्स। ओके, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, और मेरे ख्याल में बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर विल फिनिश आवर चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अटैक स्कोप्स आ जाएंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और डेट थ्रेट मॉडलिंग। सो सीआईए ट्राइड क्या होता है? इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटेग्रिटी हमने कहा कि अगर मेरे पास एक स्पेसिफिक डाटा पड़ा हुआ है कि मैंने 500 रुपए अपने बैंक अकाउंट 1 से लेके बैंक अकाउंट 2 तक पहुंचाए हैं, तो वो 500 रुपए 500 ही रहे, 50 ना बन जाए, या 50 5000 ना बन जाए, या 50,000 ना बन जाए। ये इंटेग्रिटी है कि सच्चाई कितनी है डाटा के अंदर, कि चेंज तो नहीं हुआ इस चीज को। ठीक है, जब हम डाटा, इमेज या फोरेंसिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो हम लोग इंटेग्रिटी का बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक है, इंटेग्रिटी इज वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ आवर डाटा इमेज। से फॉर एग्जांपल, एक इंसिडेंट हुआ, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ, और उस इंसिडेंट के लिए आपको किसी जगह जाना पड़ा, और उन्होंने कहा जी इस हार्ड ड्राइव का इमेज ले लो। ठीक है, आपने उस हार्ड ड्राइव का इमेज लिया, इमेज लेने के बाद आप वो हार्ड ड्राइव ले गए और उसको किसी ने राइट कर दिया, या कोई एक्शन परफॉर्म हो गया। तो अक्सर लोग जो प्रॉपर फोरेंसिक इमेज लेते हैं वो राइट ब्लॉक, ठीक है, एक हार्डवेयर टूल होता है, हार्ड ड्राइव पे लगाते हैं और फिर उसका इमेज लेते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता इमेज लेते हुए कोई गलती से उस हार्ड ड्राइव के ऊपर राइट ना करते, तो उसे राइट ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, या ब्लॉक राइटर या हार्ड ड्राइव ब्लॉकर, डिफरेंट नेम होते हैं, आप गूगल करेंगे तो आइडली मुझे उसका इमेज डालना चाहिए था, अभी से वैसे बात करते हो आप आगे। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, मुराई बॉटनेट की मैं बात करूंगा, थोड़ी सी बात पुरानी होगी, 2017 का एंड 2018 की बिगिनिंग के अंदर मुराई बॉटनेट आया, जिसके ने एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर जो सा बहुत ज्यादा टेंशन बना के रखी रही, कि जो सा है एक कोड है। ठीक है, कोड रैपो का मैंने आपको पाथ दिया हुआ है, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू जाके उस रैपो को पढ़ने की कोशिश करें। आप लोगों को बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो हमारी उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट पे पीएचपी का कोर्स पड़ा हुआ है।
ठीक है, सी प्लस प्लस का कोर्स पढ़ा हुआ, बेसिक्स ऑफ वो हैं, वो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू डू दैट। तो अवेलेबिलिटी ये कि वो लोग जो से हैं सीसीटीवीज और आईओटी जिसे हम कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उन्हें अटैक करते थे। और आईओटी को अटैक करके, आपके सीसीटीवी को अटैक करने के बाद किसी भी स्पेसिफिक आईपी को डॉस अटैक कर सकते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। कॉन्फिडेंशियलिटी हम सबको पता है कि जो मेरा डाटा कॉन्फिडेंशियल है वो इनक्रिप्टेड रहे, इनक्रिप्शन वाज द आंसर टू दैट। ठीक है, तो ये मुराय बॉटनेट है। मुराय बॉटनेट की बहुत सारी एक्टिविटीज हुई पूरी दुनिया के अंदर, उसने कंप्रोमाइज किया सीसीटीवीज को और फिर उन सीसीटीवीज को यूज किया अपने बॉट के तौर पे। ठीक है, और बॉट आर्मी जो सी है, जो हैंडलर होता है, जो अटैकर होता है, उसके बारे में यही बहुत कॉमन बात होती है कि वो कितनी बड़ी आर्मी को कंट्रोल करता है। तो ये मुराय बॉटनेट का एक बहुत हाई लेवल व्यू है फ्रॉम वेबसाइट। तो होता क्या था कि जो स्टेप वन के अंदर एग्जिस्टिंग बॉट जो से थे, एग्जिस्टिंग जो उसकी आर्मी थी, वो डिस्कवर करते थे कोई और सीसीटीवी सिस्टम। और वो सीसीटीवी सिस्टम एक ऐसा सीसीटीवी है जो किसी के घर में लगा हुआ, और उसका उसके वो इन इन 32 पासवर्ड, जब उस बॉटनेट का कोड हम लोगों ने रिव्यू किया, ये जिसने भी रिव्यू किया, तो वो कोड अब रेपो पे पड़ा हुआ, आप लोग खुद जाके देख सकते हो। और उस फाइल के अंदर ये सारे पासवर्ड्स पड़े हुए। इस पासवर्ड के जरिए उसने हजारों लाखों डिवाइसेस को कंप्रोमाइज किया, और उसकी लिस्ट या उसकी इंफॉर्मेशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेज दी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो सा है अब स्टेप 3 के अंदर कॉपीज द वायरस इनटू द न्यू डिवाइस। यानी आपके घर में अगर कोई सीसीटीवी पड़ा हुआ और उसका पासवर्ड है, यूजर नेम है रूट और पासवर्ड है 888, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हमारे नेटवर्क्स में या हमारे सिस्टम्स पे लगी हुई होती हैं जिनका हम लोग पासवर्ड बाय डिफॉल्ट रखते हैं या स्टैंडर्ड रखते हैं। ठीक है, एडमिन 123 एबीसी या 19 कह रहा हूँ 2018 या 2019 जो भी हमारा चल रहा है ईयर, और उसके आगे 123। ठीक है, और वेरिएबल इनपुट डाल के हम लोग उसको एक पैटर्न बना के रखते हैं। ठीक है, तो स्टेप 3 के अंदर वो क्या करता है, कमांड एंड कंट्रोल को पता चल गया जी काशिफ के घर में जो सीसीटीवी लगा हुआ उसका पासवर्ड है एडमिन एडमिन 123, वो उसको कंप्रोमाइज काशिफ पे स्पाई नहीं करेगा। हैकर को हमेशा चाहिए होता है क्लीन आईपी एड्रेस जिसके जरिए वो किसी और को इन्फेक्ट कर सके, क्योंकि अगर उसके पास बैड आईपी एड्रेस है, उसका आईपी एड्रेस बैड मार्क हो गया, तो फिर तो बेचारे किसी काम नहीं है, अब तो वो मजीद काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आईपीएस 7-8 दिनों के बाद उसे ब्लॉक करने लग जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी है, इसलिए मैंने 7-8 दिन के, कुछ लोग ऑफेंडेड हो रहे होंगे। ठीक है, तो स्टेप 4 के अंदर कमांड एंड कंट्रोल जो सा है वो उसको कंप्रोमाइज कर चुका होता है और उसको अपने आर्मी में डाल चुका होता है, वो उसका पार्ट बन चुका होता है, वो विक्टिम बन चुका होता है। ठीक है, और उसके बाद वो जोन सा है वो उसका बॉट का पार्ट बन जाता है, और उसके बाद वो किसी भी बंदे को जिसको जिसको भी वो टारगेट करना चाहता है उसको डॉस टैग करता है, उसकी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी को डैमेज कर देता है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी में अवेलेबिलिटी को कंप्रोमाइज करने के लिए बॉटनेट यूज हो रहा था। ठीक है, अब इसी तरह यूजर एजेंट, आपको याद हो हमने पिछले लेक्चर में सिक्योरिटी फंडामेंटल में यूजर एजेंट पढ़ा था कि एक यूजर एजेंट फील्ड आपके पास आती, जब भी कोई आपको अपने ब्राउजर से एक्सेस करता है तो उसे आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब विदाउट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल एंड आपको कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दिखाए बगैर, एक दिन हम लोग कोई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन रन कर रहे थे, तो हम इंटरेस्टेड थे यार ये जो बंदा स्पेसिफिक कंट्री से आ रहा था, नाइजीरिया, ठीक है, कोट एंड कोट, ओके, तो यार ये नाइजीरिया से लॉगिन होने की कोशिश कर रहा है, और नाइजीरिया से जब उसने लॉगिन होने की कोशिश की है तो उसका स्पेसिफिक जो यूजर एजेंट हेडर है वो हमने कैप्चर किया। वो यूजर एजेंट एड्रेस से हमें अंदाजा हुआ यार ये मैकबुक पे बैठा हुआ है, क्रोम यूज कर रहा है, और इसने कुछ लॉन्च करने की कोशिश की है, मे बी उसने फोर्ज किया हो। मगर जब हमने उस वो सक्सेसफुल नहीं रहा, उसने अगले दिन दोबारा अटैक करने की कोशिश की, और वो अटैक फॉर्म में यूएस आईपी एड्रेस था, और वो यूएस आईपी एड्रेस वीपीएन का आईपी एड्रेस था। तो हमने कहा यार ये हम इसको कैसे लिंक करें कि ये स्पेसिफिक बंदा जौन सा है, ये स्पेसिफिक बंदा जो सा वही है जिसने नाइजीरिया से अटैक किया था। तो हमने उसका जो यूजर एजेंट वैल्यू एक दूसरे के साथ कंपेयर की, जिस बंदे ने हमें यूएस से अटैक किया था और जिस बंदे ने हमें नाइजीरिया से अटैक किया था, तो द यूजर एजेंट इन्फॉर्मेशन वाज मैचिंग। तो हमने उस चीज को कंट्रोल अपने पास रखना शुरू कर दिया। थोड़े अरसे बाद हमें पता चला वो बंदा चेंज करा, जिस तरह क्रोम की अपडेट आई से क्रोम वर्जन 71 आया, तो हमने देखा कि उसने अपना क्रोम वर्जन अपडेट कर लिया। तो हम उसको उस हिसाब से भी ट्रैक करते हैं, अगर हमारे पास कोई अटैक आता है तो हम उसके यूजर एजेंट इन्फॉर्मेशन, ये एक पार्ट ऑफ पैरामीटर है। ठीक है, ये एक पार्ट ऑफ पैरामीटर है जो हमने कलेक्ट किया। तो इस तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप इस तरह कलेक्ट करने के बाद आप मालूम कर सकते हैं कि वो बंदा किस किस्म का है। ये इस जस्ट एन इंडिकेटर। ठीक है, मैं लाजिम नहीं ये कह रहा कि यूजर एजेंट सारे सारे यूनिक होते हैं, यूजर एजेंट बड़े अनयूनिक किस्म के होते हैं, मगर कुछ चीजों से आपको अंदाजा हो जाता है यार ये यूजर वही सेम बंदा है जो हमारे पास पहले आया था, क्योंकि वो उसी स्पेसिफिक यूजर को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। एनीवे,
ये गिटहब के ऊपर मोराई बॉटनेट का कोड पड़ा हुआ है, अगर आपने देखना है तो जाके देख सकते हैं। इट्स रियली इंटरेस्टिंग रीड। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आप एग्जाम नंबर 2 पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़े सीरियस हो गए हैं आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर आने के लिए, सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए अंदर आने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट यू कि गो हैड एंड रीड द कोड्स। ठीक है, मैं आपको हार्डकोर प्रोग्रामिंग करने को नहीं कह रहा, मगर मैं आप लोगों को स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूं कि अब आप कोड को रीड किया करें, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि यार ये कोड क्या कर रहा है। कुछ कोड आपको ऐसे मिलेंगे जो हेवीली ऑब्फस्केटेड होंगे, क्योंकि अब अनकरीब हमारे पास ऐसी सीरीज आ रही हैं जो उर्दू आईटी अकेडमी के ऊपर, दैट वुड हेल्प यू डेवलप योर स्किल्स इन साइबर सिक्योरिटी। अगर आप उर्दू आईटी बाइट्स के अंदर जाएं, तो वहां पे हमने करियर इन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक पूरे का पूरा लेक्चर दिया हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल में 30-40 मिनट आपको मुझे मुझे झेलना पड़ेगा, मगर यू वुड आफ्टर वाचिंग दैट लेक्चर पूरे का पूरा, तो यू वुड लर्न अ लॉट मोर, और आप अपनी सिमत का तयन कर सकते हो कि अपना हिसाब लगा सकते हो, यार अच्छा मैंने ये काम करना है, चलो मुझे ये सिक्योरिटी ऑपरेशंस में जाने दो, उसके बाद मैं मैनेजेरियल रोल पे जा सकता हूँ, फोरेंसिक्स में जा सकता हूँ, इंसिडेंट रिस्पॉन्स में जा सकता हूँ, जिसमें मैंने जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। थ्रेट मॉडलिंग। थ्रेट मॉडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं हो रही। अब मोस्टली ये जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के साथ लिंक्ड है। उसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट जब अपने ड्राइवर्स बनाती है, ठीक है, तो उसके अंदर ये एक्टिविटी यूज कर रही होती है, थ्रेट मॉडलिंग। अब थ्रेट मॉडलिंग है क्या? रिस्क एनालिसिस अप्रोच है, और रिस्क एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घर बनाया और आपने कहा यार मुझे इसका रिस्क एनालिसिस करना है। ठीक है, और उसका रिस्क एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही, यार ये इलाका, ये किस किस्म के इलाके में, आप जब भी घर बाय करते हैं या घर बनाते हैं, आप हिसाब लगाते हैं यार ये घर किस किस्म के इलाके में है। ठीक है, अगर ये एक लॉक्ड या गेटेड कम्युनिटी है, तो आप उसकी दीवारें या आप उसकी सिक्योरिटी पे इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, आप घर को और लेविश बनाने की कोशिश करते हैं, जो भी डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग। अगर आपका इलाका एक ऐसी सराउंडिंग में है जहां पे चोरी चकारियां होती है, सबसे पहले आप तो घर लेने की कोशिश नहीं करेंगे वहां पे, अगर कर लेंगे तो आप उसके इर्द गिर्द जो से हैं वो जालियां लगाएंगे। टूटे हुए जो शीशे के गिलास हम बचपन में देखते होते थे, आजकल तो बड़ा अरसा हो गया देखे हुए, वो देखेंगे ताकि कोई दीवार ना फलांग के आ जाए। इसी तरह रिस्क एनालिसिस इज वेरी क्रूशियल व्हेन यू डेवलप अ सॉफ्टवेयर या व्हेन यू डेवलप अ सिस्टम। ठीक है, कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या आप एक सिस्टम बना रहे हैं, तो आपने उसको प्रोटेक्ट करना है, किस चीज से प्रोटेक्ट करना है और क्यों प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसकी बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेज हैं। ठीक है, और आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि आप थ्रेट्स क्या हैं आपकी, और आपकी वल्नरेबिलिटीज क्या है। थ्रेट क्या है? अक्रंस दैट कैन अफेक्ट अ सिस्टम। ठीक है, चोर मेरे लिए एक थ्रेट है। ठीक है, डाकू मेरे लिए एक थ्रेट है। जलजला एक थ्रेट है। वल्नरेबिलिटी क्या? फ्लॉज, आपके सिस्टम में फ्लॉज हो सकते हैं। इसी तरह जब आप एक थ्रेट मॉडलिंग करते हैं, तो ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है कि मेरे थ्रेट्स कौन से हैं और उन थ्रेट्स को मैंने बचाना है किस तरह। जिस तरह ये बंदा जो सा अभी इस बिल्डिंग के ऊपर बीच में एक वायर बना के चल रहा है, इसकी व्हाट इज अ थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, आई वुड लेट यू डिसाइड ऑन इट, मैं इस पे आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा। मैंने आपके लिए एक अमेजिंग एग्जांपल बनाई है, मुझे बहुत टाइम लगा कल। अच्छा, ड्रेड। ड्रेड एक मॉडल है, एक टेक्निक है, जिसके जरिए जो है आप लोग अपने स्पेसिफिक सिस्टम की थ्रेट मॉडलिंग कर सकते हैं। सही हो गया। सिस्टम ये नहीं है आपका विंडोज की मशीन की थ्रेड मॉडलिंग करने लग जाओ, आपने पूरा पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। वो बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेवल पे भी जा सकते हैं। और मसला मजे की बात मैं आपको ये बताऊं, अगर आप कभी थ्रेड मॉडलिंग करने बैठे हैं, तो आप ये नहीं है कि आपने मुंह उठाया और थ्रेड मॉडलिंग कर दी। आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, क्योंकि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कैन मीन वन थिंग, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट 15 चीजों में नहीं हो सकते। मगर बीइंग अ सीसीएनए साइबर ऑप इज जस्ट अ टेक्निक टू टेल यू कि अगर आप कहीं पे काम करने गए हैं और कंपनी ने कहा हम थ्रेड मॉडलिंग करते हैं यहाँ पे ड्रेड टेक्निक के जरिए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ड्रेड एक टेक्निक है जो थ्रेट के लिए यूज होती है, और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट ये टेक्निक यूज करती है। ड्रेड स्टैंड फॉर डैमेज प्रोटेक्शन ऑफ अ थ्रेट, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, डैमेज प्रोटेक्शन पोटेंशियल ऑफ अ थ्रेट, कि यार ये स्पेसिफिक थ्रेट मुझे कितना डैमेज दे सकता है, जलजला कितना डैमेज दे सकता है, या एसक्यूएल इंजेक्शन मेरे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। अच्छा, अब उसके बाद रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी यानी अगर ये थ्रेट है, तो ये रिप्रोड्यूस हो सकता है क्या, कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं जो बहुत इजी नहीं होते रिप्रोड्यूस करने। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है एक्सप्लॉइटेबिलिटी, कि यार ये एक्सप्लॉइटेबल भी है या नहीं। ठीक है, इफेक्टेड यूजर, ये कितने यूजर्स को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मेरे पास एक प्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है और उस पे हजारों यूजर्स कनेक्टेड हैं, तो वो मेरे अफेक्टेड यूजर कितने हो जाएंगे। चलो जी, मेरा अफेक्टेड यूजर जी 20% ऑफ माई बेस है। ठीक है, ये मेरी एक वैल्यू है। नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है, वो डैमेज पोटेंशियल ऑफ अ थ्रेट को नंबर देती है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल इसका थ्रेट
1 2 3 4 एंड 5, प्रोड्यूसिबिलिटी 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसको 1 2 3 4 5, और डिस्कवरेबिलिटी कि अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई ऐसा काम हो जाता है तो क्या आप उसको डिस्कवर कर सकते हो, वो डिस्कवरेबल है, उसको क्वारंटाइन किया जा सकता है या नहीं। और उसके बाद कंपनी जो है ना वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एक रिस्क वैल्यू डिफाइन करती है, डैमेज प्लस अफेक्टेड यूजर्स, टाइम, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक्सप्लॉइटेबिलिटी एंड डिस्कवरेबिलिटी। अगर कोई कंपनी ड्रेड मॉडल को यूज कर रही है टू रेट द थ्रेट, वो कोई भी फार्मूला यूज कर सकती है, मगर मोस्टली ये फार्मूला यूज होता है। ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक है, आपकी बुक ने जो है आधे पेज के अंदर ये चीज पढ़ा दी है। अब आपने ये याद रखना है, आप अब इस लेवल पे आपको पता चल गया थ्रेट क्या है, आपको पता चल गया वल्नरेबिलिटी क्या है, आपने थ्रेट को रेट करना है। मेरे एक सॉफ्टवेयर है, वो एसक्यूएल इंजेक्शन के अगेंस्ट कितना कितना बड़ा थ्रेट है। एसक्यूएल इंजेक्शन मेरे सिस्टम के अगेंस्ट, ये जो मेरा एक सिस्टम बना हुआ है, इसके अगेंस्ट कितना बड़ा थ्रेट है। आप कहोगे जी डैमेज पोटेंशियल ऑफ अ थ्रेट 5 है, क्योंकि जी अगर किसी ने एसक्यूएल इंजेक्शन सक्सेसफुल एसक्यूएल इंजेक्शन कर लिया तो जी 5 है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है? हाँ जी, रिप्रोड्यूस कर सकता है अगर अवेलेबल है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेबल भी है। और अफेक्टेड यूजर अवेलेबिलिटी या डिपेंड आप डिस्कवरेबिलिटी, बहुत बड़ा थ्रेट है। अब आप कहोगे यार अब इस थ्रेट से बचने के लिए क्या क्या तरीके कार है, तो फिर आप स्ट्रेटेजी कर सकते हो, यानी ये आपकी टॉप लिस्ट में आ जाएगा ऑफ बीइंग अ रिस्क। ठीक है, अब आपने ये एसक्यूएल इंजेक्शन जो थ्रेट है उसको आपने टॉप प्रायोरिटी पे रख दिया, आपने कहा उस्ताद जी इससे तो जान छुड़ानी है। तो आप क्या करोगे, जो भी कोड लिखा जा रहा है उसकी एसक्यूएल इंजेक्शन वेरिफिकेशन करोगे, कोड रिव्यू करोगे, पेन टेस्ट करोगे, उसमें कहोगे एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन की बेस्ट प्रैक्टिसेस, यू वुड मैनेज टू प्रोटेक्ट इट। अच्छा, ड्रेड बनाने के लिए ना माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक थ्रेट मॉडलिंग टूल है, और थ्रेट मॉडलिंग टूल में सिर्फ 4 चीजें हैं। ठीक है, नंबर 1 एक्सटर्नल एंटिटी, ये आपकी एक्सटर्नल एंटिटी होती है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका प्रोसेसेस होता है, आप उसको गोल दायरे से शो करते हैं। और उसके बाद ये आपका डेटाबेस सिस्टम है जहां आप डाटा स्टोर करते हो, और ये आपके डाटा फ्लोज है, और ये बाउंड्रीज है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल कहीं से उठा के रखी है कि 2 ट्रस्टेड बाउंड्रीज हैं, और ये आपका रॉ रजिस्ट्री डाटा है। एक्चुअली फ्लो कहीं यहाँ से यूज होता है कि एडमिन जन से कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन भेजता है, और उसके बाद इंटीग्रेटेड एडमिन कंसोल है, और एडमिन कंसोल जो सी है इंटीग्रेटेड होस्ट सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इसी तरह हम अपना एक एक मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें मुझे सबसे ज्यादा काम टाइम लगा। मगर ड्रेड के अलावा एक और मॉडल है, स्ट्राइड। स्ट्राइड क्या है? आइडेंटिफाई द थ्रेट। उसने रेट किया है थ्रेट को, और ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कोई थ्रेट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी थ्रेट मॉडलिंग टेक्निक है, और ये जो है आइडेंटिफाई करके देगा आपको थ्रेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या है? किसी ने आपको आपके आईपी एड्रेस स्पूफ कर लिया, आपकी आइडेंटिटी स्पूफ कर ली, उससे बचने का तरीका क्या? आप उसे ऑथेंटिकेट करोगे। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ये डायग्राम के साथ ये लगा दिया। ठीक है, टेम्परिंग, किसी ने टेम्पर करने की कोशिश किया, आपकी जो सी है ट्रांजैक्शन जा रही थी बैंक की 50 की, उसने 500 कर दी है। ठीक है, इंटेग्रिटी डिस्टर्ब होगी आपकी। रेपुडिएशन, रेपुडिएशन क्या? कि वो somebody claims that he is him but to prove it। ठीक है, नॉन रेपुडिएशन, रेपुडिएशन अटैक हम लोगों ने बहुत दफा डिस्कस किए हुए हैं। उसका सोल्यूशन क्या है? रेपुडिएशन का ऑपोजिट क्या है? नॉन रेपुडिएशन है। नॉन रेपुडिएशन का मतलब है कि कोई प्रूफ नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर यूज हो जाते हैं, हम लोग यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्रिप्शन से कंट्रोल की जा सकती है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, अवेलेबिलिटी, उसके अंदर आप एसीएल लगा सकते हो, लोड बैलेंसिंग कर सकते हो, बहुत सारे। एलिवेशन ऑफ प्रिविलेजेस, एलिवेशन ऑफ प्रिविलेजेस क्या? किसी ने अपने आप को ऑथराइज कर लिया, अपने आप को एडमिन बना लिया। ठीक है, और मिनिमम। ठीक है, स्ट्राइड भी हो गया और ड्रेड भी हो गया। ड्रेड मोस्टली कॉमनली यूज हो रहा होता है रेट द थ्रेट। ये आपने आइडेंटि समझना है कि ड्रेड जो सा है वो रेट करता है थ्रेट को। आपको पता है थ्रेट ये है, और आपने आइडेंटिफाई किया और आपने रेट कर दिया ये बड़ा थ्रेट है। आइडेंटिफाई पकड़ने के लिए कि यार ये थ्रेट क्या क्या रिस्क है मेरे लिए, क्या अप्रोच है। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल में करते हैं। उर्दू आईटी अकेडमी का डेमो है। ठीक है, हमारा उर्दू आईटी अकेडमी का वेब सर्वर है। ठीक है, वेब सर्वर जौन सा है वो वल्नरेबल भी हो सकता है। ठीक है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं हमारे लिए वो उसमें बाद में बात करेंगे। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस है हमारे पास बैक एंड के अंदर, माई एसक्यूएल की हो सकती है, कोई भी हो सकती है, और बैक एंड पे कोई एनालिटिक प्लेटफॉर्म भी चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल रेलिक लिंक चल रहा है। ठीक है, और जो वेब सर्वर है वो एसक्यूएल सर्वर को क्यूरी करता है। ठीक है,
और क्यूरी करने के बाद जो सा है कुछ इन्फॉर्मेशन एनालिटिक्स को भी भेजता है कि कितने यूजर्स ने ये स्पेसिफिक लेक्चर पढ़ा, कितने यूजर ने ये स्पेसिफिक लेक्चर पढ़ा। मगर हम इसको और ब्लोन अप कर रहे हैं, उर्दू IT अकेडमी ऐसा कोई काम नहीं कर रही होती आजकल, मगर फिर भी ठीक है। और हम इसके अंदर जो से है ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म भी इंटीग्रेट कर देते हैं और ये यहाँ पर हमारा यूजर बैठा हुआ है। अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करना चाहूँ तो यूजर वेब ब्राउजर से भी एक्सेस करता है और मोबाइल एप्लीकेशन से भी एक्सेस कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो सा है वेब सर्वर और SQL सर्वर के दरमियान बाउंड्री है। ये वेब सर्वर हमारा जो सा DMZ में पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर DMZ लिख देते हैं, DMZ में पड़ा हुआ और ये जो सा है इनसाइड ऑफ अ नेटवर्क में पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो सा है ऑथेंटिकेशन डेटाबेस है। ऑथेंटिकेशन डेटाबेस जो सी है वो हमारी यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेट करके दे रही है। और हमारे पास थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन भी है, लाइक फेसबुक, गूगल और ब्ला ब्ला। और हमारे पास ये डिफरेंट एप्लीकेशंस रन हो रही है। ये अब हमारा उर्दू IT अकेडमी का जो सा है फ्लो डायग्राम बन गई है। अच्छा, अब इस डायग्राम को ना ये मेरा पूरे का पूरा उसे क्या कहते हैं, थ्रेड मॉडलिंग अब इसके ऊपर मैंने करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीकेकार ये है कि यूजर जो सा है यहाँ से अटैक कर सकता है मेरी वेबसाइट के ऊपर। और यूजर जब अटैक करेगा तो किस किस्म के अटैक कर सकता है, SQL इंजेक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले मैं ये इंटरेस्टेड हूँ कि यार ये मुझे ये बताओ ये फ्लो क्या कर रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर जो सा है मैं डैमेज पोटेंशियल क्या है इसका, ठीक है। और अगर कोई डैमेज पोटेंशियल है तो उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है। और अच्छा चलो ये हो गया, ये SQL डेटाबेस तक कोई किसी तरह पहुंच सकता है, अच्छा जी वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज करके पहुंच सकता है, उसके अलावा कोई तरीकेकार नहीं है, ठीक है। या ऑथेंटिकेशन डेटाबेस को किस तरह कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, और क्या PHP के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, या अपाची जो यहाँ पे चल रहा है उसके अंदर वल्नरेबिलिटी है, या MongoDB के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है। तो इस तरह की चीजें आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला जो काम हो जाता है कि अगर आपने ड्रेड से आगे स्ट्राइड करना है तो आप क्या करते हो, आप स्ट्राइड को कुछ इस तरह यूज करते हो। एक सेकेंड, मुझे स्ट्राइड की ये डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर ला देना। ये आ गया स्ट्राइड, ठीक है। स्ट्राइड क्या, एस फॉर स्पूफिंग। क्या एक्सटर्नल एंटिटी स्पूफ हो सकती है, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल एंटिटी, प्रोसेस, डाटा स्टोर एंड डाटा फ्लो। डाटा स्टोर क्या, मेरी डेटाबेसेस। डाटा फ्लो क्या, जो ये एरोज इन एंड आउट हो रहे हैं ये सारे 100% एक्यूरेट नहीं है। प्रोसेसेस, ये जो गोल दायरे हैं, क्योंकि वेब सर्वर एक प्रोसेस है, एनालिटिक्स एक प्रोसेस है। और एक्सटर्नल एंटिटी, सो एक्सटर्नल एंटिटी को स्पूफ कर सकता है, हाँ स्पूफ कर सकता है। कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर को नॉन ऑथेंटिकेटेड यूजर को ऑथेंटिकेटेड यूजर बन के आ सकता है, यू रेटिंग अ थ्रेट, ठीक है। और क्या है, आर, आर से क्या बन रहा था, रेपुडिएशन, रेपुडिएशन कैन बी अ थ्रेट। अब प्रोसेस के ऊपर सारे किस्म के थ्रेट हैं, स्पूफिंग भी कर सकता है, टेम्परिंग भी कर सकता है, रेपुडिएशन भी कर सकता है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर भी कर सकता है। प्रोसेस है, प्रोसेस कुछ भी डिस्क्लोज कर सकता है। मे बी आप इस वेब सर्वर को कहो कि यार मैं तुम्हारा SQL सर्वर हूँ, मुझे प्रोसेस भेज दो, रिक्वेस्ट भेज दो। अगर आप कंप्रोमाइज कर सकते हो सर्वर को तो वो आपको रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देगा, आप उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है उसके अंदर। ई से क्या बनता है, एलिवेशन ऑफ प्रिविलेजेस, आप प्रोसेस की प्रिविलेजेस एलिवेट कर सकते हो। इसी तरह डाटा स्टोर के अंदर क्या कुछ हो सकता है, मेरे नजदीक, मेरे नजदीक रेपुडिएशन भी हो सकती है, ठीक है। मगर ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मकसद यहाँ पर आपको स्ट्राइड या उसका एक्सपर्ट बनाना नहीं है। मकसद यहाँ पर यह है कि आपको ये प्रोसेस दिखाना है, ठीक है। क्योंकि रेपुटेशन के अंदर मोस्टली कंट्रोल्स कौन कौन से आ जाते हैं, लाइक सिस्टम लॉग्स आ सकती हैं, वेब एक्सेस की लॉग आ सकती हैं, इवन व्यूअर लॉग्स जैसे ऑडिट ट्रेल्स हैं, ठीक है ना। तो आपको इस किस्म के कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने होंगे। अब आप देखोगे कि यार एक्सटर्नल है तो स्पूफ हो रहा है, तो स्पूफिंग के लिए मुझे कौन कौन से कंट्रोल लगाने होंगे, डिनाइल ऑफ सर्विस के लिए मुझे कौन कौन से कंट्रोल्स लगाने होंगे। तो आप उसके अगेंस्ट फिर कंट्रोल लगाओगे कि यार आपको कहोगे अच्छा यार सबसे ज्यादा वल्नरेबल चीज क्या है, सबसे पहली वल्नरेबल चीज ये वाली लेयर है। इस लेयर के ऊपर जो जो चीजें हैं उसमें जो प्रोसेसेस हैं, जो फ्लोज हैं, उन पे सबसे पहले सिक्योरिटी लगाओ, उसके बाद फिर पीछे लगाएंगे। एक्चुअली इस तरह आप उस मॉडल को अप्रोच करोगे। अच्छा, थ्रेट मॉडलिंग के लिए एक और टेक्निक है विच इज कॉल्ड अटैक ट्री, ठीक है। और अटैक ट्री के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि यार अगर किसी ने आपको अटैक करना है, अब ये क्या है, थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के, अगर ये एक स्पेसिफिक थ्रेट है, ठीक है। थ्रेट क्या, कि कोई हमारे सेफ में से डाटा निकाल के ले जाएगा, ये थ्रेट है,
ठीक है। अब उस सेफ में से डाटा लेके जाने के लिए कौन कौन से तरीके कार है, ठीक है। पिक अ लॉक, कोई लॉक पिक करेगा, लर्न अ कॉम्बो, ओपन कट ओपन अ सेफ, और इंस्टॉल इम्प्रॉपरली, ठीक है। तो अभी हम अगर इसको एक्सपेंड करें और सिर्फ हम देखें कि कॉम्बो फाइंड आउट करने के कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। फाइंड अ रिटर्न कॉम्बो, हमने कंट्रोल लगा दिया कि कोई भी सेफ का कॉम्बो राइट नहीं करेगा। गेट कॉम्बो फ्रॉम अ टारगेट, अब बंदे से टारगेट से मालूम करना है। तो इसके लिए अब यहाँ इस वाली चीज से कि किसी बंदे को आप पैसे दे के, ईव्सड्रॉप करके, ब्लैकमेल करके, शराब पिला के, ड्रिंक करा के, जो भी तरीके से आप कर सकते हो, मगर इसके लिए आप क्या अवॉइड कर सकते हो जी? आप जी, मेरे जहन से वर्ड निकल गया, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज कर दें कि आपने ये कंबो जो सा है दो पीसीज में काट दिया, ठीक है। एक हाफ पार्ट ऑफ दैट कॉम्बिनेशन इज काशिफ के पास है, ठीक है। एक हाफ पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन काशिफ के पास है, और हाफ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन आतिफ के पास है। अब ये जो दो बंदे हैं, दोनों एक दूसरे से कंबो शेयर नहीं करेंगे, जब भी जाना होगा दोनों एक दूसरे के साथ जाएंगे, वो सेफ खोलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपने सेफ को कितना सिक्योर करना है। इसी तरह अटैक ट्री बनाने के लिए आप देखते हो यार, अच्छा अब ये पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपने कंट्रोल इंप्लीमेंट कर दिया, इस पे कंट्रोल इंप्लीमेंट कर दिया। पिक अ लॉक, लॉक पिकिंग पे कंट्रोल इंप्लीमेंट कर दिया। ओपन सेफ, कैन समबडी कैन कट ऑफ ऑन अ सेफ, कैसे कर सकता है? वो तो पहुंच ही नहीं सकता। सीसीटीवी लगा दिया, कंट्रोल्स लगा दिए, वो क्या टेल गेटिंग और क्या प्रॉपर। अगर आपने ये सारी चीजें पढ़नी तो CISSP इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी इट। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब उसके अलावा ये जो दूसरी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है, इसमें क्या है कि वेब वेब पोर्टल है, उस पर अटैक है, ठीक है। अटैक का स्टोरेज, उसकी स्टोरेज पे अटैक हो सकता है। अटैक का ट्रांसमिशन, अगर स्टोरेज पे अटैक हो तो ये WP रूट, मुझे पता नहीं क्या है, रूट क्रेडेंशियल, गेट रूट, ह्यूमन फैक्टर, ब्राइब, सोशल इंजीनियरिंग या ब्रूट फोर्स, ठीक है। ट्रांसमिशन पे अटैक है डिक्रिप्शन एंड ब्रूट फोर्स, मगर ये बहुत बड़ी एफर्ट है अगर उसकी इंक्रिप्शन बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजें जो सी हैं आपको हेल्प करती हैं थ्रेट मॉडल करने के लिए, ठीक है। हर चीज थ्रेट से रिलेटेड है। जब भी आपने थ्रेट की बात करनी है कि यार अच्छा मेरे सिस्टम को कितना थ्रेट है, लेट्स डू द मॉडलिंग, ठीक है। आपने कौन सी टेक्निक यूज कर रही है? आप जी थ्रेट मॉडलिंग के लिए जो है ड्रेड मॉडल यूज कर सकते हैं, स्ट्राइड मॉडल यूज कर सकते हैं, अटैक ट्री मॉडल यूज कर सकते हैं, और भी पता नहीं कितने सारे मॉडल हैं, मगर ड्रेड स्ट्राइड बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। ये अटैक ट्री भी बहुत कुछ लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया है, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने कभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं देखा। गाइड टू डेटा सेंट्रिक सिस्टम थ्रेट मॉडलिंग, मार्च 2016 का डॉक्यूमेंट है, निस्ट ने ये डॉक्यूमेंट लिखा है। ओएस भी कुछ काम कर रही है, ओएस के पास भी अब थ्रेट मॉडलिंग के ऊपर काम हुआ हुआ है। और मगर मसला मेरा यही है कि ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो सुपर सुपर मेच्योर नहीं है। ओएस के पास थ्रेट मॉडलिंग है, सेंस के पास एक थ्रेट मॉडलिंग वाइट पेपर मैंने देखा था पिछले दिनों। तो डिपेंड करता है कितनी कंपनीज इंप्लीमेंट करती हैं, बहुत रेयरली कंपनीज के पास इंप्लीमेंट है, मगर ये मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड पे इंप्लीमेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन हैवी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। अगर आप फायरवॉल इंजीनियर से बीइंग इंजीनियरिंग फील्ड आए हैं तो आपको शायद ये वास्ता ना पड़े, ठीक है। आपके लिए शायद ये कॉन्सेप्ट ही ग्रास्प करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ी सी डिटेल में बताया है कि तभी मैंने ये डायग्राम दिखाई है। इस डायग्राम से स्टिक रहें कि ये आपने एक्सटर्नल एंटिटी, प्रोसेसेस, फ्लोज और बाउंड्रीज को पहले डिफाइन करना है, पहले पूरे का पूरा सिस्टम अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर मॉडलिंग कर सकते हैं कि यार अच्छा ये मेरे सिस्टम्स हैं, इसको कैसे मॉडल करना है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्रिप्टो वॉलेट है, और क्रिप्टो वॉलेट इंटीग्रेटेड है थ्रू माय ट्रेडिंग बॉट। अब इसके ऊपर अगर मैंने थ्रेट मॉडल करना है तो क्या मैं स्ट्राइड टेक्निक यूज कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर ये अटैक ट्री टेक्निक यूज कर सकता हूँ, कुछ भी, कि किसी ने अगर मेरी वॉलेट लेना है तो उसने क्यों लेना है, ठीक है, उसने मेरा पैसा स्टील करना। अब स्टील करने के लिए उसके पास तीन चार तरीके कार है, या मेरे सर्वर को हैक करेगा, या मेरे वॉलेट को कंप्रोमाइज करेगा। अब उसके अंदर फिर मेरे वॉलेट को अगर कंप्रोमाइज करेगा तो वो कैसे करेगा, ठीक है। इस तरह बहुत सारी टेक्निक्स यूज हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग अटैक वेक्टर। अटैक वेक्टर क्या है? अटैक वेक्टर आप टर्म बहुत ज्यादा यूज करोगे, कभी भी कोई अटैक होगा तो अटैक के फौरन बाद आप उससे पूछोगे यार व्हाट वाज द अटैक वेक्टर, ठीक है। कोई कहेगा यार इट वाज अ फिशिंग ईमेल, malicious लिंक, vulnerable सिस्टम, सोशल इंजीनियरिंग, ओपन पोर्ट, व्हाटएवर, ठीक है। A pathway that an attacker used to exploit a vulnerability. अटैक वेक्टर क्या था? घर की पिछली विंडो, घर का पिछला दरवाजा जिस पे बाहर से ओपन करने के लॉक था, ठीक है।
हम लोग पिछले दिनों एक एक फिजिकल एक्टिविटी के पार्ट थे, तो उसमें हमने नोटिस किया कि एक बिल्डिंग के अंदर जो फायर एग्जिट बना हुआ था वो बाहर से खुलता था। बाहर से भाई उस फायर एग्जिट को खोलने की क्या जरूरत है? अगर बाहर से खोलने की जरूरत है तो फिर वहां पे सिक्योरिटी गार्ड बैठाओ। सही है। तो ये अटैक वेक्टर हो सकता है। ठीक है। तो इसी तरह अटैक सरफेस है, पॉइंट ऑफ एंट्री, एपीआईज। एपीआईज बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आजकल के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, क्योंकि अब हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं और अपनी एप्लीकेशंस को ओपन कर रहे हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जो कि पॉसिबल है थ्रू एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। सही है। लाइक सिस्को ने अपने नेटवर्क्स की डिवाइसेस या अपने एपीकेएम या डीएनए आर्किटेक्चर के लिए एपीआईज ओपन कर दी हैं। फेसबुक की अपनी एपीआईज हैं, बाकी डिफरेंट एप्लीकेशंस की अपनी एपीआईज हैं। और आपने जब एपीआई ओपन की है तो अगर कोई एपीआई से क्यूरी करता है कि यार काशिफ की डेट ऑफ बर्थ बता दी जाए, सही है, मगर शर्त यह है कि फेसबुक आपको हैप्पी है वो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। फेसबुक नहीं देती आपको ये इन्फॉर्मेशन, मगर मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और से फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है या नेशनल डेटाबेस है, और नेशनल डेटाबेस ने वो इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ शेयर करनी है। नेशनल डेटाबेस ने कहा, बजाय इसके कि नेशनल डेटाबेस एक्सेल की शीट क्यूरी करके एक्सपोर्ट करके आपको दे, नेशनल डेटाबेस कहती है अच्छा हम एपीआई लिखते हैं, हम एपीआई आपको दे देते हैं, पुलिस वाले अपनी एप्लीकेशन के अंदर इस एपीआई को कॉल कर लेंगे, मगर हम आपको ऑथेंटिकेट करेंगे। और जब आपकी एपीआई क्यूरी करेगी तो आप ऑथेंटिकेट करेंगे। अब हैकर की क्या कोशिश होगी, जो पुलिस वालों की एप्लीकेशन बनी हुई है उसके अंदर जो टोकन पड़ा हुआ है जिसके जरिए दूसरी नेशनल डेटाबेस आपको ऑथराइजेशन देती है अपनी डेटाबेस को क्यूरी करने की, वो टोकन काबू कर लेंगे और फिर क्यूरी करेंगे। और वो टोकन कैसे काबू करेंगे, दैट्स अ होल डिफरेंट डोमेन टू डिस्कस अबाउट। तो एपीआई बेस्ड अटैक एक्चुअली यूं हो रहे होते हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, अटैक माइटर। माइटर ने ना अब एक्चुअली जो दुनिया में जितने अटैक्स होते हैं उनके डिफरेंट फेजेस और उन फेजेस को कैसे यूज किया जा सकता है और प्रिवेंट किया जा सकता है वो बताए हुए हैं। ठीक है। और सबसे पहला अटैक जो सा है किसी कंपनी में घुसने के लिए इज अ फर्स्ट स्टेप। सो सबसे पहले मुझे जरा, अच्छा जी, अ, ये जौन सा है ग्लोबली एसेसिबल नॉलेज बेस फॉर एडवर्सरी टेक्टिक्स एंड टेक्निक्स। ठीक है। टीटीपीज हम उसे कहते हैं। ठीक है ना, कि टेक्निक्स जो अटैकर्स यूज करते हैं टू अटैक अ कंपनी। ठीक है। उसके अंदर जो मैट्रिक्स जो उन्होंने बनाया है अटैक माइटर का, वो कुछ यूं का है। ठीक है। ये बहुत बड़ी चेन है, मगर इनिशियली हम अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो इनिशियल एक्सेस, किसी ने भी किसी नेटवर्क को कंप्रोमाइज करना है तो उसको सबसे पहले इनिशियल एक्सेस चाहिए होगी। इनिशियल एक्सेस को करने के लिए, इनिशियल एक्सेस हासिल करने के लिए उसके पास ये 10 टेक्निक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। क्योंकि मैं कहता हूँ, मैं अपनी टीम को ये कहता हूँ, अगर हमने ये 10 कंट्रोल कर ली कोई हमारे नेटवर्क में नहीं आ सकता। ठीक है। इनिशियल एक्सेस क्या, कि उसने सबसे पहले नेटवर्क में या आपको काबू करना है। ठीक है। उसके उसके पास बहुत सारे तरीके कार हैं। ड्राइव बाय कंप्रोमाइज, यानी आपको एक फ्री एंटीवायरस चाहिए, आपने क्लिक किया, डाउनलोड कर लिया। एक्सप्लॉइट पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशन, आपका कोई वेब सर्वर था और वो जो सा है अल्लाह भला करे वर्डप्रेस में चल रहा था और आउटडेटेड था, या हार्डवेयर एडिशन यूएसबी दे दिया आपको, या आप कुछ और तरीके का रेप्लिकेशन थ्रू अ रिमूवेबल मीडिया, स्पीयर फिशिंग अटैक, स्पीयर फिशिंग लीक, स्पीयर फिशिंग विया सर्विसेज, सप्लाई चेन कंप्रोमाइज, कि आपका एक प्रोवाइडर था एयर कंडीशनिंग का वो, लाइक अब तो ये 2 साल पुरानी स्टोरी होगी कि वेगस के अंदर एक मैसिव जो सा है कैसीनो के अंदर मैसिव फिश टैंक पड़ा हुआ था, और उस फिश टैंक के अंदर कोई कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ था जिसके जरिए उन्होंने डाटा एक्सफिल्ट्रेट किया। ठीक है। सप्लाई चेन, ट्रस्टेड रिलेशनशिप, वैलिड अकाउंट्स। ठीक है। ये इनिशियल एक्सेस है। इनिशियल एक्सेस के बाद वो क्या करता है, वो अपना पेलोड एग्जीक्यूट करता है, परसिस्टेंस मेंटेन करता है, प्रिविलेज एस्केलेशन करता है, लाइक एडमिन प्रिविलेजेस बना लिए, बीच में हुक्स जिसे हम कहते हैं हुक्स डाल ली, फिर डिफेंस एवेजन, लाइक अपनी फायरवॉल के अंदर रूल डाल दिया जी काशिफ का पब्लिक आईपी एड्रेस एक्सेसिबल है। क्रेडेंशियल एक्सेस, ठीक है, अकाउंट मैनिपुलेशन हो गया, फोर्स ऑथेंटिकेशन हो गया, जो भी है। डिस्कवरी, उसके बाद उसने नेटवर्क डिस्कवर करना शुरू कर दिया, लेटरल मूवमेंट की, कलेक्शन की, एक्सफिल्ट्रेशन किया, कमांड एंड कंट्रोल। ये पूरे के पूरे एंटरप्राइज के लिए ये सारे इश्यूज हैं। मगर इनिशियल एक्सेस ये 10 चीजों पे टिकी हुई है। ये 10 चीजें पिलर हैं जहां से हैकर ने अटैक करना है आपको। ठीक है। आपके पार्किंग लॉट के अंदर जो सा है यूएसबी फेंक देता है और आपका बंदा जो सा है वो उसको उठा लेता है और लिखा हुआ है जी आईटी सैलरीज,
वो डेफिनेटली उसे प्लग इन करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है, बहुत सारी कंपनीज आजकल इसके ऊपर जो सा है काम कर रही हैं, और इसका अभी रिसेंटली जो सा है उन्होंने दिखाया था, बहुत सारे ब्रांड्स जो से हैं उसको, मेरे ख्याल में कहाँ पर है वो मुझे नहीं पता, मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड जो हैं अभी इस टाइम अंडर इवेल्युएशन चल रहे हैं। ठीक है, कि वो चाह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट किया जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टेक्निक्स जो सी हैं, ड्राइव बाय कंप्रोमाइज। ठीक है, ड्राइव बाय कंप्रोमाइज क्या चीज़ है और कौन कौन से ग्रुप्स उसे यूज़ कर रहे हैं। APT19 परफॉर्म और वाटर होल अटैक, ठीक है, फोर्ब्स के अगेंस्ट इन 2014। स्पीयर फिशिंग लिंक क्या है, इसी तरह हार्डवेयर एडिशन। हार्डवेयर एडिशन को इतनी डिटेल में नहीं बताया हुआ है कि कौन सा वो है, मगर एप्लीकेशन थ्रू रिमूवेबल मीडिया बहुत कॉमन है। ठीक है, रिमूवेबल मीडिया एंड डुप्लीकेट वेरिएंट टू, मगर इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल वेबसाइट फ्रेमवर्क, और वेबसाइट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वुड सजेस्ट यू स्पेंड सम टाइम, ठीक है, और अंडरस्टैंड करें कि ये जो सा है ये टेक्निक्स क्या है। ठीक है, इनिशियल एक्सेस से शुरू करें, इनिशियल एक्सेस को देखें कि ये कौन कौन सी टेक्निक है, फिर एग्जीक्यूशन फेज के अंदर क्या है, यानी मुझे नहीं पता CM STP क्या है, तो अब पता चल गया जी। कनेक्शन मैनेजर प्रोफाइल इंस्टॉलर है, कोई टेक्निक है माइक्रोसॉफ्ट के डिवाइसेस के अंदर यूज करते हैं, ये दो डिफरेंट ग्रुप्स ने किया है। ठीक है ना, इंस्टॉल यूटिल, हमें पता है इंस्टॉल द यूटिल क्या है। तो ये सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो यूज हो रही हैं और आजकल, और ये पूरी दुनिया में जितने अटैक्स हो रहे हैं उन सबको ये समराइज करके एक जगह पे लेकर आ रहे हैं। इट्स रियली अ बिग अचीवमेंट अगर ये हो जाती है, और ये हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आजकल इसके पीछे हैं, और एवरीबडी इज ट्राइंग टू बैक इट अप। ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, इधर SQL इंजेक्शन भी होगी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी होगी, SSL स्क्रिप्ट प्रोसेसिंग भी है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे। मेरे ख्याल में ये आज का ऑलमोस्ट लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है, ये मैंने URL दे दिया। अंडरस्टैंडिंग द अटैक कम्प्लेक्सिटी। अटैक कम्प्लेक्सिटी क्या है, हम लोगों को सबको पता है। हम, अगर आपको याद हो, मैंने CVSS पढ़ाया था, ठीक है ना, कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, कि अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तो वो वल्नरेबिलिटी कितनी सीरियस है। ठीक है, तो जब भी कोई वल्नरेबिलिटी आती है तो हमें पता होता है कि यार ये वल्नरेबिलिटी आ गई है, और हम, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने वेबसाइट पे आपको मल्टीपल स्कोप चेक करने को कहा कि क्या बंदे को फिजिकल एक्सेस चाहिए, क्या उसको क्रेडेंशियल चाहिए, क्या उसको नेटवर्क बेस्ड एक्सेस चाहिए, क्या उसको यूजर इंटरेक्शन चाहिए। फिर उसके बाद एक चीज जो सी है वो है इंपॉर्टेंस टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द अटैक। ठीक है, कि स्कोप ऑफ द अटैक क्या, चेंज्ड या अनचेंज्ड। स्कोप ऑफ द अटैक अनचेंज ये कि अगर आपने, उसने कोई अटैक किया और उसके बाद वो मजीद लीडिंग ऑन अटैक नहीं कर सकता, या उसने अटैक किया और उसने कंप्रोमाइज की वर्ड डॉक्यूमेंट, तो सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट तक रहता है, ये एक सिस्टम तक रहता है, मल्टीपल सिस्टम तक वो नहीं जाता। ठीक है, कंटेन्ड विद इन वन सिस्टम अंटिल अनलेस वो वहां से कोई चीज क्रेडेंशियल हार्वेस्ट करके और आगे फॉरवर्ड हो जाए। दैट टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये CVSS स्कोरिंग का पार्ट है। स्कोप के आगे चेंज और अनचेंज लिखा हुआ होता है, मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, व्हेन द हैकर ब्रेक, अब स्कोप चेंज क्या है कि हैकर ने एक VM हैक किया, मगर उसके बाद वो हाइपरवाइजर तक चला गया, क्योंकि वो एक वल्नरेबिलिटी थी, और हाइपरवाइजर से जब वो उसने उसे अटैक किया, तो हाइपरवाइजर से वो बाकी VMs को भी कंप्रोमाइज कर दिया। दैट मीन्स द स्कोप हैज चेंज्ड। सही हो गया। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको CVSS स्कोरिंग में पढ़ा चुका हूं, मगर मैं आपको एक दफा दोबारा दिखा देता हूं ताकि आप लोगों की मेमोरी जरा रिफ्रेश हो जाए। CVSS स्कोर first.org, और ये कैलकुलेटर है। ठीक है, मैंने कहा जी अभी आप एक सिस्टम है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, आपको पता चला आपको बग बाउंटी प्रोग्राम था, आपको किसी ने बताया यार आपके एप्लीकेशन के अंदर एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और उस प्रॉब्लम को कंप्रोमाइज करने के लिए आप नेटवर्क से आ सकते हो। अटैक कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, इट्स नॉट अ वेरी इजी अटैक। प्रिविलेज रिक्वायर्ड है, मगर नॉट हाईली रिक्वायर्ड। यूजर इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है। स्कोप अनचेंज रहता है। ठीक है, अनचेंज से मुराद कि भाई ओनली अफेक्ट द रिसोर्सेज मैनेज बाय द सेम अथॉरिटी। ठीक है, ये नहीं है कि आप विंडोज सिस्टम को ब्रेक करके जी अपने पूरे नेटवर्क में जा सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये स्कोर है। अगर आप इसको चेंज कर देते हो तो 7.1 एकदम क्रिटिकल हो गया, कि आप उस एप्लीकेशन को ब्रेक करके आप पूरे के पूरे नेटवर्क को ब्रेक कर सकते हो, या आप इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके बाकी डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। ठीक है, ये ये वेटेज है ऑफ अ स्कोप। और जिस तरह ये स्कोप है, अगर मैं इसको कहूं कि आपको फिजिकल एक्सेस चाहिए तो एकदम ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आप कोई रिमोटली अटैक नहीं कर सकता। समबडी हैव टू फिजिकली बी सिटिंग नेक्स्ट टू द सिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मेरे ख्याल में यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, की स्लाइड नहीं बनाई थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया।
यहाँ पर हमारा जो सा है लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी विच इज़ अबाउट फोरेंसिक्स। ठीक है, खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।